आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मास्टर कार्ड होंगे 2027 में। तो राजनीति परसेप्शन। जब आप बात करते हैं खानपुर के विकास की और नजर होती है गैरसैंण विधानसभा पर। मैदान क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, सब उत्तराखंडी है। 3 दिन का ढोंग क्यों? ग्रीष्मकालीन क्या हम होले अंग्रेज हैं? हम गर्मियों में मसूरी पहुंच जाएंगे, शिमला चले जाएंगे। अभी हरीश रावत जी ने भी कह दिया कि इस 27 में हमें पूर्ण मोहम्मद दीजिए, हम गैरसैंण। हरीश रावत जी को कहिए अब रिटायर हो जाएं, अपने घर बैठ। हम कहते हैं कि आप हमें 5 या 6 सीटें दीजिए, हम गैरसैंण की लड़ाई लड़ेंगे। पटवारी जिसके साथ जो चाहता है उत्तराखंड में वो खिलवाड़ होता है। देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त तो कोई भी नहीं कर सकता। पहले लोग आए थे, जीरो टॉलरेंस बता रहे थे, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकले। बहुत बेहतर सरकार धामी जी के नेतृत्व में चल रही है। नमस्कार, शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज के एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम अलग अलग समय पर अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग लोगों से बात करते हैं उत्तराखंड के समसामयिक विषयों पर, जिसका सरोकार सीधे यहाँ की जनता से होता है। फिर वो चाहे सेलिब्रिटी सियासत का हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटी में हो, किसी भी फील्ड का हो। आज जो हमारे संग शख्सियत है वो पॉलिटिशियन भी है, जर्नलिस्ट भी है, सेलिब्रिटी भी है। जी हाँ, सेलिब्रिटीज के सेलिब्रिटी है। हम बात कर रहे हैं खानपुर के एक ऐसे विधायक जिन्होंने खानपुर विधानसभा से अपनी शुरुआत जर्नी की है पॉलिटिक्स की, लेकिन आने वाले समय में कहा जा रहा है कि जब 2027 का चुनाव आएगा तो वो मास्टर कार्ड साबित होंगे। जी हाँ, उमेश कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, मास्टर कार्ड होंगे 2027 में, ऐसा परसेप्शन अब बनना शुरू हो गया है। देखिए, राजनीति अगर एक शब्द में कहें तो राजनीति परसेप्शन। परसेप्शन बनते भी रहते हैं, परसेप्शन बिगड़ते भी रहते हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी आपको जनता ने दी है, पहले आप उस पर खरे उतरिए। जब आप उन जिम्मेदारियों को कर्मठता से निभाएंगे, उसके बाद फिर जनता आपके प्रति अपना भाव भी बताएगी और आपके प्रति वो कितने निष्ठावान है ये भी आपको तभी पता लगेगा। तो इसलिए परसेप्शन तो आपके कामों से ही बन पाता है, इसलिए अपने कर्म को करते रहिए। अच्छा, आप बात करते हैं खानपुर के विकास की और नजर होती है गैरसैंण विधानसभा पर भी, जो एक आपके अंदर का एक मैदानी कहिए, पहाड़ी कहिए, कौन सा उमेश कुमार ऐसा है जो 2027 में आगे चलेगा झंडा लेकर गैरसैंण का? मैदान क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, सब उत्तराखंडी है। जिसके मन में उत्तराखंड के प्रति भाव है। बीते दिनों को जैसे इशू आए, ये सब आते रहते हैं। उन लोगों के इशू है जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना जानते हैं, और अब वो पहाड़ प्लेन की राजनीति करना जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो उत्तराखंड के प्रति समर्पित है, उत्तराखंडियों के प्रति समर्पित है, जो देवभूमि के मूल्यों को समझता है, देवभूमि के लोगों की भावनाओं को समझता है, राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को समझता है, और उन्हीं भावनाओं को समझते हुए आगे काम करता है, वही उत्तराखंडी है। राज्य निर्माण के बाद जो सबसे बड़ा इशू उत्तराखंड में बना वो गैरसैंण बना। समय समय पर यहाँ पर सियासत भी गैरसैंण के नाम पर होती है, पहाड़ पे चढ़ने की बात होती है, लेकिन नेता जाते हैं और पाला छू कर रह जाते हैं, जैसा कि हमारे कबड्डी में भी कहा जाता है। लेकिन क्या ये सियासत की कबड्डी में कभी गैरसैंण वो मुकाम हासिल कर पाएगा? इसका जवाब उमेश कुमार जी देंगे, क्योंकि कहते हैं कि भले ही खानपुर के विधायक हैं आप, लेकिन आपके दिल के करीब गैरसैंण भी है। क्या राजनीति में जो गैरसैंण एक मोहरा बनकर रह गया है, आप उसको इस नजरिए से देख रहे हैं उसको? गैरसैंण मेरे दिल के करीब क्यों ना हो? इस राज्य के आंदोलन के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, उसका मुख्य मुद्दा गैरसैंण था। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। पहाड़ी मूल के लोगों ने आंदोलन की लड़ाई लड़ी, 43 आंदोलनकारियों ने शहादत दी, उसके बाद ये राज्य मिला। तो 3 दिन का ढोंग क्यों? ग्रीष्मकालीन क्या हम होले अंग्रेज हैं? हम गर्मियों में मसूरी पहुंच जाएंगे, शिमला चले जाएंगे। अगर आपको वाकई में गैरसैंण के प्रति आप समर्पित हैं, तो गैरसैंण में आप चाहे अस्थायी राजधानी बनाइए, 6 महीने वहां लोग रहें, या एक शेड्यूल बनाइए अधिकारियों का कि हफ्ते में 3 दिन वहां रहेंगे, 3 दिन यहाँ रहेंगे। तो तभी पहाड़ की मूल समस्याओं का आप निस्तारण कर पाएंगे। वरना ये झूठ, ढकोसला, गैरसैंण, आप हमें पूर्ण बहुमत दीजिए, हम आपको गैरसैंण देंगे। जब आपके पास पूर्ण बहुमत था तब क्यों नहीं गैरसैंण दिया? तब क्यों नहीं दिया?
अभी हरीश रावत जी ने भी कह दिया कि इस 27 में हमें पूर्ण बहुमत दीजिए, हम गैरसैंण बना हरीश देंगे। रावत जी को कहिए अब रिटायर हो जाए, अपने घर बैठे। पोदा चंगोरा उन्होंने बहुत बेच लिया, बहुत भावनाओं के साथ खेल लिए, रिटायरमेंट के समय करीब आ गए। बहुत ढैनिस पिला ली उन्होंने लोगों को। अब उनके बच्चे राजनीति कर रहे हैं, वो करें, वो अपने घर बैठे। क्या लगता है आपको? आपके तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, पुष्कर सिंह धामी जी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम मंचों पर देखते हैं, आप उनको सजेशन देते हैं? मंचों पर तो हम कभी उनके साथ नहीं नजर आए, लेकिन मेरा ये कहना है कि धामी जी मेरे पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन राजनीति में जब मुद्दों की लड़ाई होती है तब मित्रता उसके आड़े नहीं आती है। एज ए विधायक आप उनको सजेस्ट करते हैं कि गैरसैंण पर कुछ कंक्रीट वर्क किया जाए? मुझे किसी को सजेशन देने की जरूरत ही नहीं है, बिन मांगे तो किसी को सलाह वैसे भी नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए मेरा कहना है कि गैरसैंण को राजधानी बनाएं। और ये कह रहे हैं पूर्ण बहुमत दीजिए, हम कहते हैं कि आप हमें 5 या 6 सीटें दीजिए, हम गैरसैंण की लड़ाई लड़ेंगे। ये तो आपने बिल्कुल ब्रेकिंग बात बता दी कि 2027 में 5-6 विधायक तो लेकर कह रहे हैं गैरसैंण चढ़ जाएंगे। आप हमें 5 या 6 विधायक दीजिए, हम सरकार में आए या ना आए। हमें मतलब क्या, निर्दलीय या किसी पार्टी को करने जा रहा है ब्लॉक? देखिए वो वक्त आने पे बताएंगे कि क्या करने जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन मैं आपसे कहूं कि मुझे 5 या 6 सीटें दीजिए, मुझे दीजिए। वो सीट कौन सी होगी? सरकार में हो या ना हो, लेकिन गैरसैंण की लड़ाई यहां से लेकर गैरसैंण तक लड़ी जाएगी और लोगों को दिखाई देगा कि लड़ाई लड़ी है। आप सुनिए, आप पहाड़ प्लेन की बात करते हैं, हरिद्वार जनपद 80% आपको रेवेन्यू राजस्व यहां से देता है। आपने वहां के लिए क्या कर दिया? कौन से आप वहां पर बड़ी योजनाएं लेकर आए हैं? कौन सा आपने वहां के किसानों को राहत दे दी है? लोगों के बिजली के बिलों में कौन सी आपने किसानों के राहत दे दी है? आपदा आई थी, लोगों को भुगतान तक नहीं हुआ। पटवारी जिसके साथ जो चाहता है उत्तराखंड में वो खिलवाड़ होता है, समझ लीजिए। यहाँ पर कोई IAS अधिकारी का मालिक नहीं है। देखिए भ्रष्टाचार मुक्त तो कोई भी नहीं कर सकता। पहले लोग आए थे जीरो टॉलरेंस बता रहे थे, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकले। ये तो जीरो टॉलरेंस की नीति तो जब से यहाँ पहली सरकार बनी है तब से लेके आज तक निर्वाचित सरकार के बाद लोग यही बात करते आए हैं कि साहब जीरो टॉलरेंस। और जीरो टॉलरेंस मुझसे ज्यादा कौन जानता है कि कहाँ जीरो टॉलरेंस और कहाँ नहीं। कल अमित शाह जी ने जो बात कही, धामी सरकार की पीठ थपथपाते हुए पारदर्शिता के साथ विकास के नए आयाम को स्थापित कर रही है धामी सरकार। देखिए कोई भी राष्ट्रीय नेता कभी भी अपने मुख्यमंत्री के बारे में गलत बात नहीं कहेगा, वो उनके लिए अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पिछली सरकारों से बहुत बेहतर सरकार धामी जी के नेतृत्व में चल रही है। कम से कम आप ये मान लीजिए कि भ्रष्टाचार के कोई बड़े मामले सामने नहीं आए अभी तक, जिस तरह यहाँ अरबों के घोटाले सामने आते थे। अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला ऐसा बड़ा आएगा तो उसके खिलाफ भी हम मुखर होकर आवाज उठाएंगे। लेकिन जो सच है, आज 4 साल से सरकार चल रही है, छोटी मोटी चीजें तो देखे सरकारों में राजकाज में होती रहती है, लेकिन बड़ा भ्रष्टाचार अभी तक कोई सामने आया नहीं। क्या वजह है कि कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है? आप तो एक पॉलिटिशियन है, एक जर्नलिस्ट भी हैं। अगर एक आपके अंदर के जर्नलिस्ट को मैं जगाऊं और आपके अनुभव के आधार पर एक जवाब निकालने की कोशिश करूं, किसी भी सरकार के लिए कैबिनेट विस्तार करना इतनी बड़ी चुनौती क्यों बन जाती है? एज ए जर्नलिस्ट बताइए। देखिए क्या है कि मेरे पास बांटने के लिए तो 1 रुपया है घर में और लेने वाले 100 हैं, तो भी 1 रुपया मैं किस किस को बांटूंगा? वही है, सीट तो खाली है ना, पैसा है आपके पास, आप दे नहीं रहे हैं। सीट लिमिटेड है, 2 पूरे खाली है। देखिए क्या होगा, जैसे सीटें बटेंगी उसके बाद जो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, जो मैं वही जानना असंतोष चाह रहा हूँ। फैलेगा वो सरकार को पलट भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंदन रावदास जी को मरे हुए लंबा समय हो गया, इस्तीफा दिए हुए प्रेमचंद जी को काफी समय हो गया। ऐसा नहीं कि नए लोगों को बनाना है, जो खाली सीटें हैं उस पर चेहरे बिठाने हैं। नहीं, सीटें कहाँ है? तो मंत्रालय है, मंत्रालय मुख्यमंत्री कितने भी रख सकता है। पहले यहाँ पे मंत्रालय 35 रखे हैं, 40 रखे गए हैं। तो हमने देखा जब सुरंग का हादसा हुआ था तो मुख्यमंत्री भागे गए, फिर अंदर आपदा आई, मुख्यमंत्री भागे गए, यानी वो मुख्यमंत्री ही भाग रहे हैं। सरकार की अच्छी बात क्या है, कैबिनेट मंत्री कहाँ है? अच्छी बात क्या है, अगर राज्य का मुख्यमंत्री इतना संवेदनशील है कि वो हर मुद्दे के लिए भागता है तो इसमें दिक्कत क्या है? बाकी मंत्री को क्या काम? फिर बाकी मंत्री जो है वो अपना काम कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री हैं, वो कभी 4 धाम यात्रा पे दिखे नहीं। अब देखिए, मैं महाराज जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि महाराज जी की स्थिति महाराज जी कैसी स्थिति स्वयं खुद भी जानते हैं और पूरा प्रदेश भी जानता है। कैसी स्थिति? भाई उनका राजकाज चलाने का तरीका उनका सबको पता है।
तो उसी तरीके से चलाते हैं, उसमें कोई बदलाव तो आया नहीं, ना पहले ना आज। तो जब बदलाव आया ही नहीं तो उससे उम्मीद क्यों करनी। तो राज का चलाएं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होते ना, जब मंत्री हैं, उनके हाथ में PWD है, उनके हाथ में पर्यटन है, तो आप जवाबदेही से बच नहीं सकते। तो सचिव चला रहे हैं ना, मेरी सरकार सचिव है, आप कहना चाह रहे हैं सचिव चला तो रहे हैं, बता तो रहा हूँ, सचिव चला तो रहे हैं मंत्रालय, क्या दिक्कत है। अच्छा, काम आपने चल रहा है, काम तो नहीं रुक रहा ना कहीं। आपने 5-6 सीटों की बात की, आइडेंटिफाई किया होगा कहाँ कहाँ पर लड़ाएंगे, तो पर्वतीय होंगे या नीचे के हिस्से के होंगे? ये तो वक्त आने पे आपको बताएंगे, कुछ तो अभी छोड़ दीजिए। अच्छा, चलते थे, एक और 2 सवाल कर लेते हैं। आप पुष्प वर्षा करने जा रहे हैं, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा क्यों? देखिए, अभी कुछ लोगों ने मुझ पर सवाल उठाया कि ये उद्दंडी हैं, आतंकी हैं। आपको अगर 5 करोड़ लोगों में, 5 करोड़ कांवड़ियों में अगर 200 लोग, 1000 लोग उत्पात मचा रहे हैं, तो क्या आप 4,99,99,000 को अनदेखा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए सनातन की परंपराओं का, देखिए मैं कट्टर हिंदू हूँ, लोग मुझे कहते हैं मैं मुसलमानों का पक्ष लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी विधानसभा में मुसलमान है 40,000 है, मुझे उनकी भी सुननी पड़ती है। नहीं तो जब हम वोट मांगने के लिए भिखारियों की तरह दरवाजों पर जाते हैं ना, तब हम जाली की टोपी भी लगाते हैं और नमाज पढ़ने के अंदाज में हाथ भी करते हैं। मुझे आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं साफ कहता हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, अपने धर्म का पालन करूंगा, सनातनी हूँ, अपने धर्म का पालन करूंगा। अपने सनातनी ये लोग, ये जितने भी कांवड़िए आ रहे हैं, सब सनातन धर्म का गलत है। इनको गिरा के पिटना चाहिए। ये कौन है? ये दंगई है, ये उद्दंडी है। तो आइडेंटिफाई क्यों नहीं पा रहे हैं? आप एक बार बताइए, 5 करोड़ में आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब कोई आदमी किसी घटना को अंजाम देगा तभी तो आइडेंटिफाई होगा। इस समय यहाँ 50 लोग हैं, हम में से क्या पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब एक आदमी भोले के भेष में आ रहा है ना, और कांवड़ लिए हुए है, अचानक से वो किसी से लड़ने बढ़ने लग जाए, 4 लोग पीटने लग जाए, उन 4 लोगों के कारण हम 4 करोड़ लोगों की आस्था पर सवाल नहीं उठा सकते। वर्दी में पुलिस वालों को माला पहननी चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि आप जिसको माला पहना रहे हैं वो उस समय भोले शंकर के स्वरूप में है। आप ये बताइए, जब आप रामलीला में जाते हैं, आप श्री राम भगवान का, माता सीता के, लक्ष्मण जी के पैर क्यों छूते हैं? वो भी तो वेशभूषा में है। हम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे जो वहां है, हम सम्मान कर रहे हैं जो उस वेशभूषा में है, जो उनके स्वरूप में है। हमारे घर में पत्थर की मूर्ति होती है, बाहर से खरीद के लाते हैं हम, सौदा करके, कितने की है? कहता है 1000 रुपए की। हम कहते हैं महंगी है, 500 की दे दो। हम किसका सौदा कर रहे होते हैं? भगवान का। घर में लाके स्थापित करते हैं, वही हमारे लिए ईश्वर हो जाते हैं, उन्हीं में भगवान डीजीपी है, पूर्व डीजीपी यूपी के हैं, वो कहते हैं वर्दी का जो प्रोटोकॉल है वो कहता है, जो आपकी सर्विस रूल है, कि आप ये काम नहीं कर सकते, किसी धर्म विशेष को माला पहनाना, पैर धोना नहीं कर सकते। किस डीजीपी की बात कर रहे हैं आप? यूपी के पूर्व डीजीपी। कौन? नाम बताइए। नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, फिलहाल मैंने कल उनको सुना कहीं पर, उन्होंने बोला कि वर्दी का जो प्रोटोकॉल है उसमें आप ये काम नहीं कर सकते। नाम आपको याद ही नहीं है, उनके बारे में क्या बोलना। अच्छा ठीक है, चलिए। आप जब फूल बरसाएंगे तो क्या उन्हें संदेश देंगे कि इस तरह के उत्पात ना मचाएं? बिल्कुल देंगे। राज्य की छवि खराब होती है, धर्म की छवि खराब होती है। देंगे, और हम उनको सम्मान करके ये जरूर बताएंगे कि ये सम्मान इसलिए हो रहा है कि आप भोले के स्वरूप में हैं। अगर आप इस तरीके से हर साल आपके दंगे बढ़ते जाएंगे तो ये सम्मान आपका बंद हो जाएगा, सड़कों पर भंडारे लगने बंद हो जाएंगे, लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। आखिर में हम गैरसैंण जाने वाले हैं, सत्र होने वाला है वहाँ पर। उमेश कुमार वहाँ पर किन मुद्दों को उठाने वाले हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, देखते हैं कौन कौन से मुद्दों को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी सुनना चाहेंगे, किन किन पर हमें अनुमति मिलेगी, नहीं मिलेगी। बाहर जीने पे बैठ के हंगामा करेंगे, अपनी बात तो रखेंगे, बात तो पहुंचाएंगे लोगों तक। अच्छा, आखिर में एक सवाल जो बिना उसके अधूरा रह जाएगा, आपके पुराने जो पॉलिटिकल राइवल हैं, चैंपियन, सब कुछ सेटल हो गया है, सब कुछ सामान्य हो गया है? सेटल की देखिए बात ये है कि उन्होंने जो उद्दंड किया उसके लिए उनको सजा मिली, 2 महीने जेल में रहे। मेरा ये कहना है कि भाषा को संयमित रखिए। राजनीति में आप अगर हार गए हैं, उस हार को कबूल करिए। रही बात दूसरी कि कौन किस परिवार का है, कहाँ से आया है, उसका क्या बैकग्राउंड है, इससे आपको लेना देना क्या है। आप चुनाव हार गए, इसको कबूल करिए और अगले चुनाव की तैयारी करिए। शब्दों की मर्यादा बहुत जरूरी होती है राजनीति में, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं। आप उस घटना बड़े इमोशनल हो गए थे क्योंकि माँ से जुड़ा हुआ रिश्ता था मामला,
आपने माफ कर दिया? मैं इमोशनल इस बात पे नहीं हुआ था। मैं इमोशनल हुआ था कि मैं कभी भी जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करता था, लेकिन मुझे आप लोगों ने जाति बिरादरी की राजनीति में कूदने पर मजबूर कर दिया था। तो मुझे लगा कि मैं क्या सोच के राजनीति में आया था और मुझे क्या करना पड़ रहा है। माफ कर दिया आपने? माफ करने की बात क्या है, क्षमा वड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद उनको समझ में आए तो समझ लें, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जब कभी जो बोलेंगे फिर जवाब दिया जाएगा। अभी मैं उनके बयान देख रहा हूँ, कुछ दिन से फिर उनके बयान बिगड़ने लगे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ओदे पीटने से, छाती हिलाने से, बाहुबल दिखाने से आदमी बड़ा नेता नहीं बनता। जितना जमीन पर रहेंगे, जितने सरल रहेंगे, जितने लोगों के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, आपका कद उतना ही बढ़ेगा। बाकी कमजोर हम किसी से है नहीं। ये आपकी सरकार में रहते हुए हमने आपको बता दिया। इसलिए भाषा का संयम रखें, बोलते रहेंगे, बाकी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार किसी को अपनी ताकत दिखाने का कोई फायदा नहीं है। ये नहीं हो गया कि एक गाल पे थप्पड़ मारा, बोले अब दूसरे पे मार के दिखा, दूसरे पे मार दिया, अच्छा फिर दोबारा मार के दिखा। ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने अपनी क्या सलाह देंगे आखिर में? सलाह यही है कि भाषा का संयम रखें, राजनीति करें। आप 4 बार उनकी राजनीति के क्षेत्र में तो आप बैठे हुए, कहाँ करेंगे वो? अच्छा, क्या राजनीति खत्म हो जाती है एक बार हारने से? उनका तो यही कहना है कि वो आगे राजा हैं। भाई राजा तो ऐसा है, राजा रजवाड़े तो जो है ना, सन 47 के बाद खड्डे में चले गए थे। कौन राजा, किस बात का राजा? राजा यहाँ वही है जिसे जनता जिताती है। राजा अपने आप को कहने से आदमी राजा नहीं होता, हरकतें भी राजाओं जैसी होनी चाहिए। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। ये देखिए, ये जवाब है कि ऐसे विधायक का दबंग है, साफ सुथरी, बिना लाग लपेट के अपनी बात कहता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब 2027 का चुनाव आएगा तो जो 5-6 सीटों की बात हमें मोदी ने कही है वो कौन सी होगी, इस पर नजर रखिएगा। क्योंकि गैरसैंण उनका मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, और देखना ये होगा कि 2027 में जब 5-6 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो सरकार में शामिल होंगे, क्योंकि इशारा उन्होंने बातों बातों में ये दे दिया है। साथ ही उन्होंने चैंपियन यानी कि दबंग विधायक रहे कानपुर, उन्होंने कहा है कि भाषा पर संयम रखिए, क्योंकि राजा रजवाड़े का दौर अब खत्म हो चुका है। देखना होगा 2027 के चुनाव में उमेश कुमार की पॉलिटिक्स कौन से नए रंग उत्तराखंड को दिखाती है। नमस्कार। अभी आए आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।